हे बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जिसको हम जेड स्कीम से भी रिलेट कर सकते हैं, और जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें ATP भी बनती है और NADPH2 बनता है। ठीक है, और ये जो ATP और NADPH2 है ये किस तरीके से बनते हैं वो हमने देखा था लास्ट क्लास में। प्लस ये ATP और NADPH2 इस्तेमाल हो जाते हैं डार्क रिएक्शन में, जो कि स्ट्रोमा पार्ट में होती है और जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में NCERT में क्या लिखा है फटाफट एक बार उसको देखते हैं, उसके बाद इसके डायग्राम को हमने और थोड़ा सा अच्छे से देखना है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधा फोटोसिस्टम 1 से जंप करके उसके एक्सेप्टर के पास जाते हैं और एक्सेप्टर से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम B6, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए वापिस इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को दे दिए जाते हैं। और इस प्रोसेस के तहत जब एक साइकिल होता है, एक साइकिल में बच्चों 2 ATP बन जाते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होगा? ये तब होगा जब अकेला फोटोसिस्टम 1 ही एक्टिव होगा। और फोटोसिस्टम 1 एक्टिव होगा तो उसकी 2 कंडीशन, एक तो लोकेशन, जो स्ट्रोमा लैमले होता है, जो 2 ग्रेना को जोड़ने वाले मेम्ब्रेन होते हैं उसको स्ट्रोमा लैमला या एग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। वहां पे जो फोस्फोराइलेशन होगी वो सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, वहां पे सिर्फ ATP बनेगा। एक बात। दूसरा, लाइट की वेवलेंथ। अगर लाइट का वेवलेंथ इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए 700 नैनोमीटर के आसपास का, यानी 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट अगर अवेलेबल होगी तभी ये एक्टिव होगा। यानी जब लाइट ज्यादा होगी, लाइट 700 नैनोमीटर के आसपास होगी तो ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काम करेगा। और दूसरा, ये सिर्फ कहां काम करेगा? स्ट्रोमा लैमले वाले एरिया में काम करेगा। ये 2 कंडीशन इसकी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटोसिस्टम एंड फोस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए पॉसिबल लोकेशन इज स्ट्रोमा लैमले। ठीक है, वाइल मेम्ब्रेन और ग्रेना ऑफ थाइलेकोइड, यानी जो ग्रेनल थाइलेकोइड होते हैं, वहां पे दोनों फोटोसिस्टम काम करते हैं, इसीलिए वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। यानी ये लोकेशन के आधार पे हम दोनों फोस्फोराइलेशन को अलग कर सकते हैं। तो नॉन साइक्लिक, जिसमें फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 दोनों शामिल होंगे, वो होगी थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन में, यानी ग्रेनल थाइलेकोइड में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें केवल फोटोसिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है, वो होगा स्ट्रोमा लैमले यानी एग्रेनल थाइलेकोइड में। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले केस में यहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, जिसकी हेल्प से NADP पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, जिसकी वजह से NADP पॉजिटिव का रिडक्शन होता है। तो वो एंजाइम ही नहीं है जो रिडक्शन करा रहा है, यानी रिडक्टेज। एक बात। बट इलेक्ट्रॉन आर साइकिल बैक टू फोटोसिस्टम 1, वापिस फोटोसिस्टम में भेज दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो दिस साइक्लिक फ्लो रिजल्टेड ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH2. Cyclic photophosphorylation occurs only when light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर are available. 680 नैनोमीटर से ऊपर का लाइट हो। अपने को पता है जब लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। तो लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, और लाइट का वेवलेंथ जब कम होता है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए। तो आप ये कह सकते हो जो हायर वेवलेंथ की लाइट होगी उसके अंदर एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? तो मैं तो कहूंगा कि हायर वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसमें लेस एनर्जी, या आप उसको कह सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी लेस होती है। ठीक है, चलिए
इस वाले केस में वाटर का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, सिर्फ वो एटीपी बनेंगी। अब सीक्वेंस देखो क्या होता है। फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, वहां से घूम के फिर वापस फोटोसिस्टम 1 में आते हैं, और वापस फोटोसिस्टम 1 में आने के लिए बच्चों उसे मेन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरना पड़ता है। तो तुम्हें याद रखना है कि फेरिडोक्सिन से होते हुए जाते हैं प्लास्टोक्विनीन, तो प्लास्टोक्विनीन से होते हुए आते हैं साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम B6F है, ये साइटोक्रोम B6F है, वहां से जाते हैं प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से जाते हैं बच्चों फोटोसिस्टम 1 के पास वापस। तो प्लास्टोक्विनीन, फेरिडोक्सिन, प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम B6F ही है, और फिर प्लास्टोसाइनिन और फोटोसिस्टम 1, यानी एनसीईआरटी ने इस चीज को किस नाम से लिख रखा है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैरियर तो बताओ, ये रहे कैरियर, एक याद रख लेना, फेरिडोक्सिन, प्लास्टोक्विनीन, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास। अब बच्चों डिफरेंस आता है फोटोसिस्टम 1 और 2 के अंदर, तो एक तो इनकी लोकेशन का डिफरेंस है भाई, ये दोनों जगह होता है फोटोसिस्टम 1, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के बीच में भी होता है और स्ट्रोमा लैमेले के बीच में भी होता है। अपने को पता है ये ग्रेने थे, ये ग्रेना है, ठीक है। अब ये जो बीच की मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, और यहां पे जो मेम्ब्रेन है बच्चों इसको बोलते हैं हम थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, और ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, जिसको बोलते हैं एग्रेनल थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमेले और एग्रेनल थाइलेकोइड। यानी यहां पे तो तुम्हारा जो फोटोसिस्टम 1 होता है बेटा ये दोनों जगह होता है, यहां पे जो मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड होती हैं, यानी कि जो थाइलेकोइड्स मेम्ब्रेन है, या यूं कहें जो ग्रेनल थाइलेकोइड है, वहां पे ये दो ग्रेना को जोड़ने वाला होता है स्ट्रोमा लैमेले, जिसको एग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इकलौता PS1 होता है और यहां पे दोनों होते हैं, PS1 भी और PS2 भी। तो अपने से क्वेश्चन आया PS1 कहां है, स्ट्रोमा लैमेले में है क्या, यस। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड यानी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के बीच में है क्या, यस, ये भी यहां भी है, ठीक है, ओके। और यहां पे मैंने आपको अगर ध्यान हो तो ये भी बताया था कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड में पेरीफेरी पे बाहर की तरफ कौन सा फोटोसिस्टम होता है, और मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड में अंदर की तरफ कौन सा फोटोसिस्टम होता है। बाहर की तरफ बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन, और मेम्ब्रेन के बीच में यानी जो थाइलेकोइड है उनके बीच में दबा हुआ होता है एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी आपको बताया था। PS2 प्रेजेंट है सिर्फ थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये स्ट्रोमा लैमेले में नहीं है। तो नेट कंक्लूजन क्या बना कि यहां तो PS1 भी और PS2 दोनों हैं, यहां पे सिर्फ PS1 है। इसका जो रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल होता है वो 700 नैनोमीटर पे अपनी पीक दिखाता है एब्जॉर्प्शन की। इसका जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है फोटोसिस्टम 2 का, ये 680 नैनोमीटर पे अपनी पीक दिखाता है एब्जॉर्प्शन की। ये सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा, तो इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगी, स्ट्रोमा लैमेले में। स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, यहां पे सिर्फ ATP बनेगा, और वो भी कब होगी, जब लाइट का इंटेंसिटी एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के पास होगा, ठीक है। प्लस फोटोसिस्टम 1 जो होता है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसका भी ये पार्ट होता है। फोटोसिस्टम अकेला कभी भी काम नहीं करता, फोटोसिस्टम 2 काम करेगा तो 1 भी साथ में काम करेगा ही करेगा। तो इट परफॉर्म नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विद फोटोसिस्टम 1। तो यानी जो फोटोसिस्टम 2 है और फोटोसिस्टम 1 है वो मिलजुल के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। यानी फोटोसिस्टम 1 अकेला काम कर सकता है क्या, यस। फोटोसिस्टम 2 अकेला काम कर सकता है क्या, नो। फोटोसिस्टम 2 जब एक्टिव होगा तो 1 को काम करना ही पड़ेगा। तो फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 दोनों मिलकर काम कर दिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अकेला फोटोसिस्टम 1 काम किया तो हो जाएगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद फोटोलाइसिस, कोई इसमें वाटर वगैरह का ब्रेकडाउन नहीं होता। यहां पे अपने को पता है वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, यहां पे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम कह सकते हैं सिर्फ ATP बनता है,
एक साइकिल में 2 एटीपी बनते हैं, नो ऑक्सीजन रिलीज, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। यहां एटीपी भी बनता है, NADPH2 भी बनता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है। यहां पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करता है साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में दोनों काम करते हैं। यहां पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नीडेड, यहां पे वाटर इज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन आते हैं प्रोसेस को चलाने के लिए वो वाटर के टूटने से आते हैं, यहां पे वाटर का टूटना होता ही नहीं है। तो इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो वही इलेक्ट्रॉन हैं जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल के न्यूक्लियस से एक्साइट होकर बाहर की ऑर्बिट में आ गए हैं, न्यूक्लियस से एक्साइट होकर वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले गए हैं। यहां पे हमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वाटर से आते हैं। नाउ व्हाट इज द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस? इट इज प्रपोज्ड बाय पीटर माइसल। इट स्टेट दैट फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसमें से जो एनर्जी निकलती है, इट इज कंजर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये हाइपोथेसिस जो होती है, फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कंजर्व मतलब संरक्षित, सेव हो जाती है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में। कैसे यूज हो जाती है वो आगे देखेंगे। इट पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट। एटीपी कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट में, यह हाइपोथेसिस हमें बताता है। लाइक इन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस टू, ATP synthesis is linked to development of proton gradient across membrane, यानी यहां भी जो ATP का फॉर्मेशन है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से रिलेटेड है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन बिटवीन ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड एंड बिटवीन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है उसका जो लिक्विड है और थाइलेकोइड के अंदर का जो स्पेस है, उन दोनों में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का अंतर होता है और यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्तेमाल होता है एटीपी फॉर्मेशन में जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूटता है, राइट। सो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज इन ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, सही बात है। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी 2 माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बीच में इकट्ठे हुए थे। तो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन के बीच में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है या आप उसे स्ट्रोमा भी कह सकते हो उसके बीच में, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और जिसके टूटने से एटीपी बनती है इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इन केस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड बिटवीन ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यानी दोनों जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टूटने से ही एनर्जी बनती है। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है उसकी वजह से प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं एटीपी सिंथेटेज से होते हुए, जिससे एटीपी सिंथेटेज एक्टिव हो जाता है और प्रोटॉन की जो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे कि यहां पे थाइलेकोइड के ल्यूमन से मूवमेंट हो जाएगी स्ट्रोमा की तरफ और उस मूवमेंट के दौरान बनेगा एटीपी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये लाइट गिरा था, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ये H पॉजिटिव आयन हो गए इकट्ठे इधर, और ये हाइड्रोजन प्लास्टोक्विनिन QH2 क्या था, हाइड्रोजनेटेड प्लास्टोक्विनिन, फिर ये दे दिए थे साइटोक्रोम B6 को। अब साइटोक्रोम B6 ने इलेक्ट्रॉन तो आगे पहुंचा दिए, प्लास्टोसाइनिन को दे दिए थे, लेकिन जो प्रोटॉन है वो इसने दे दिए अंदर, यहां पे भेज दिए। तो इस अंदर वाले स्पेस का क्या नाम है बच्चा,
बच्चा इस अंदर वाले स्पेस का क्या नाम होता है? इस अंदर वाले स्पेस का नाम होता है बच्चों क्या? दैट इज ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड के ल्यूमन में इकट्ठे हो गए। प्लास्टोसाइनिन ने फिर इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 को दिए, फोटोसिस्टम 2 के एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फेरोडोक्सिन, और फिर ये एफएनआर, एफएनआर का मतलब फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही हो गया, फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेज, ये बच्चों एक इंजाइम होता है। मैंने बताया था ना, ये फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन को जोड़ देगा NADP में। NADP पॉजिटिव में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे प्लस जो हाइड्रोजन है, ये तीनों को कैटालाइज करने के लिए, यानी NADP पॉजिटिव का रिडक्शन करने के लिए, उसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जरूरत होती है FNR नाम के एंजाइम की। और ये फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज इसको बना देता है NADPH या NADPH2। तो बोलो ये कहां पे बना? बेटा जी ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड में बना। ठीक है, प्लस यहां पे जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, अपने को पता है यहां भी ATP फॉर्मेशन हुआ था, राइट। चलिए आगे देखते हैं, यानी जो आगे देखते हैं, अब ये जो हाइड्रोजन यहां पे इकट्ठे हो गए, बाहर था स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट है कम। अब यहां से जो हाइड्रोजन है ये है आपका ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज के ऊपर वाले पार्टिकल को कहते हैं CF0 चैनल, नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं CF1 प्रोटीन। तो जो CF0 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, नीचे CF1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, तो जो CF0 है और CF1 है, इनकी हेल्प से जो हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, पार करेगा, और हाइड्रोजन ल्यूमन से निकल के जब स्ट्रोमा में जाएगा तो CF1 से जुड़ा हुआ ATP सिंथेटेज एक्टिव हो जाता है, और फाइनली हम कहेंगे कि जो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होके बन जाता है ATP। यानी ये जो पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसको हम ATP सिंथेटेज कहेंगे। तो CF0 CF1 ये पार्ट है ATP सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स के। तो जब इनसे होते हुए प्रोटॉन गुजरते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उस समय दिस इज कपल्ड विद, ये लिंक हो जाता है ATP फॉर्मेशन में। यानी ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टूटने से ATP बनता है। और मैंने बताया कि जब 4 प्रोटॉन जाते हैं तब एक ATP बनता है, राइट। तो हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहां है, लो ग्रेडियंट यहां है, तो हाई टू लो इलेक्ट्रॉन आएंगे CF0 CF1 से होते हुए, उस वजह से ADP से बन जाएगा ATP, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं प्यारी पुस्तक NCERT क्या कहती है। व्हाट इज द कोज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन? कह रहे हैं जो मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है इसका क्या कारण है, देख लेते हैं। इट टेक प्लेस that take place during the activation of electron and their transport to determine the step that cause proton gradient। पहला रीजन splitting of water। तो water का splitting कहां हुआ था? inner side of the thylakoid membrane, so proton are produced by splitting of water get accumulate within the lumen of thylakoid। एक रीजन तो ये हो गया, वाटर की स्प्लिटिंग होती है वहां पे। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम से जाते हैं, प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर आपको ध्यान हो, साइटोक्रोम B6 बाहर से प्रोटोन को अंदर पंप किया था। दिस हैपन बिकॉज प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ऐसा ही था, फोटोसिस्टम 1 मेम्ब्रेन के या जो 2 अंदर की तरफ है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ। जैसे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ तो कौन है? इनके इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, और जो फोटोसिस्टम 1 है वो किधर है? अंदर की तरफ है, 1 और 2 दोनों। यानी फोटोसिस्टम अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बाहर की तरफ होते हैं। ओके, सो ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। हेंस दिस मोलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन कैरियर रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये लाइन किसके बारे में है? ये लाइन है बेटा साइटोक्रोम B6 के बारे में।
तो साइटोक्रोम B6 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कैरियर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टर नहीं है, बल्कि वो हाइड्रोजन पंप की तरह भी काम करता है, वो हाइड्रोजन का कैरियर भी है, जो इलेक्ट्रॉन को तो आगे भेज देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते भेजते बाहर स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को पकड़कर अंदर फ्लश कर देता है, यानी ल्यूमन में भेज देता है। दूसरा रीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बनने का, यानी पंपिंग एक्शन, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन बाय साइटोक्रोम B6F complex, right? So when this molecule passes on its electron to electron carrier on inner side of membrane, then proton is released into inner side or lumen side of thylakoid membrane from the stroma। यानी जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है तो प्रोटॉन बाहर से अंदर आ जाता है। पहले वाले डायग्राम में, पहले वाले लेक्चर में मैंने इस चीज को डायग्राम की हेल्प से दिखाया था। So this hydrogen carrier or proton pump is cytochrome B6F on thylakoid membrane transport proton to lumen and electron to next electron carrier of electron transport chain। Energy for this transport, अब ये जो एनर्जी है ये कहां से आएगी? It comes from free energy of electron transport, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हाई एनर्जी टू लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गए थे बेटा। जब हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो मूवमेंट है वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी यानी डाउन हिल मूवमेंट होता है, और उसमें जो फ्री एनर्जी निकलती है उस फ्री एनर्जी के इस्तेमाल से प्रोटॉन अंदर की तरफ पंप कर दिए गए हैं। तो ये एनर्जी होगी कि वो एनर्जी कहां से आई? NADP रिडक्टेज ध्यान है जिसका नाम था FNR, इट इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन देखो ये रहा, ये देखो ये स्ट्रोमा है, तो FNR स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है कि नहीं है? ये देखो साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज रहा है, साथ में प्रोटॉन को अंदर पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये देखो ये हाइड्रोजन ऐसे, ये ऐसे आया हाइड्रोजन। ओके, ये बात हो गई। तो इट इज लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड अलोंग विद इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम अ सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1 प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव। तो NADP पॉजिटिव को NADPH प्लस H पॉजिटिव में बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी चाहिए, H पॉजिटिव भी चाहिए। ये H पॉजिटिव कहां से आएगा? मैंने बताया था ATP सिंथेटेज की पंपिंग से आएगा। ATP सिंथेटेज से जो हाइड्रोजन थाइलेकोइड के ल्यूमन से निकल के स्ट्रोमा में आता है, तो कुछ हाइड्रोजन NADP पॉजिटिव में जुड़ के NADPH2 बनाते हैं, ठीक है। So these proton are also removed from the stroma। लिखा है the electron of proton are necessary for reduction of NADP positive to NADPH plus। These proton are also removed from stroma। So within chloroplast, proton in stroma decrease in number while in lumen of thylakoid there is accumulation of proton। यानी स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन कम रहेंगे और ल्यूमन में थाइलेकोइड के प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। दिस क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है अंदर और बाहर के बीच में। वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट? प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना जरूरी क्यों है? बिकॉज दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जो एटीपी फॉर्मेशन होती है इस ग्रेडियंट के टूटने से ही होती है। इट इज ब्रोकन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड टू स्ट्रोमा, यानी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन से होते हुए, थाइलेकोइड के ल्यूमन से उसकी मेम्ब्रेन को पार करते हुए एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से आ जाते हैं ये प्रोटॉन स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन आते हैं वही यूज होंगे कहां पे? NADP पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन उसको चाहिए। ये जो प्रोटॉन है ये इस पंपिंग एक्शन से ही आएंगे, ठीक है। और कुछ प्रोटॉन फिर वापिस से स्ट्रोमा से जो B कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वो स्ट्रोमा से कुछ प्रोटॉन को वापस थाइलेकोइड के ल्यूमन में भेज देता है ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहे। आगे लिखा है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड टू स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF नोट, यानी एटीपी सिंथेटेज के दो पार्ट बताए तो ऊपर CF नोट नीचे CF1। जो CF नोट है उसको ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कहते हैं। तो CF नोट वाटर इनसोल्यूबल होता है, एम्बेडेड इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है ये वाला पार्ट एटीपी सिंथेटेज का। एंड इट फॉर्म ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए एक रास्ते का काम करता है, एक पैसेज का काम करता है। दैट कैरी आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इससे होते हुए प्रोटॉन थाइलेकोइड के ल्यूमन से मेम्ब्रेन को पार करते हुए स्ट्रोमा की तरफ आ जाते हैं।
दूसरा जो पार्ट होता है सिंथेटेज का वो होता है CF1, जो कि वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होती है, और CF1 के 5 सब यूनिट होते हैं भाई साहब। एंड इट प्रोट्रूड का मतलब होता है आउटग्रोन ऑन आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन दैट फेसेज स्ट्रोमा, यानी कह रहा है स्ट्रोमा की तरफ ये आउटग्रोथ यानी उभरा हुआ होता है। कैसे, ये देख लो, ये देख लो, ये CF नोट मेम्ब्रेन के अंदर, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर कौन धसा हुआ है, CF नोट। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ कौन उभरा हुआ है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ कौन उभरा हुआ है, CF1। इसकी 5 सब यूनिट है, देखो छोटी छोटी सब यूनिट दिख रही है, इसकी 5 सब यूनिट होती है, ये CF नोट 1 है। तो ये तो क्या मेम्ब्रेन को पार करने के लिए, इसलिए इसको बोल दिया ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करने का चैनल। और ये CF नोट क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है जो 5 सब यूनिट का बना हुआ है, ठीक है। इनमें से एक मैंने बताया कि वाटर इनसोल्यूबल है और एक वाटर सोल्यूबल है, राइट। तो बिल्कुल सही, NCERT जो बातें कह रहा है वो सारी बातें इस डायग्राम से मैच हो रही हैं, सारी बातें इस डायग्राम से मैच हो रही हैं। तभी तो डिजिटल डायग्राम दिखाने का बेनिफिट है, ताकि हमें समझ में आए कि चीजें चल कैसे रही है। यही डायग्राम अगर हम हाथ से बोर्ड पे बनाएं तो उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी जितना डिजिटल डायग्राम से आएगी। नाउ आगे देखते हैं NCERT ने क्या लिखा है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कोज कन्फर्मेशन चेंज इन CF1 पार्टिकल, यानी जब प्रोटॉन थाइलेकोइड की ल्यूमन से CF नोट को पार करते हुए बाहर स्ट्रोमा की तरफ आते हैं, ऐसा करने से क्या हो जाता है, एनर्जी निकलती है, और यूं कहें ऐसा करने से पोजीशन बदल जाती है। इट प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कोज कन्फर्मेशन यानी पोजीशन चेंज इन CF1 पार्टिकल। ऐसा करने से CF1 पार्टिकल की पोजीशन बदल जाती है। ये दोनों पार्टिकल मिलके ही ATP सिंथेटेज बनाते हैं, विच मेक एंजाइम एक्टिव। जैसे CF1 की पोजीशन बदलती है तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ATP फॉर्मेशन हो जाती है। केमियोस्मोसिस रिक्वायर ए मेम्ब्रेन, तो यानी ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, केमियोस्मोटिक मतलब जो केमिकल ग्रेडियंट है वो ATP बनाने के काम आ रहा है। तो जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसके लिए हमें मेम्ब्रेन चाहिए, इसके लिए हमें प्रोटॉन पंप चाहिए, जो कि CF नोट ने प्रोटॉन पंप का काम किया था। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेटेज हमें चाहिए, ठीक है। ATP सिंथेटेज जिसमें CF नोट और CF1 हो गए थे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया था थाइलेकोइड की ल्यूमन और स्ट्रोमा के बीच में क्लोरोप्लास्ट के। प्रोटॉन पंप का काम कौन करेगा, साइटोक्रोम B6F करेगा। प्रोटॉन पंप, ध्यान रखना, शायद मैंने पहले CF नोट बोला था, नहीं। प्रोटॉन पंप का काम कौन करेगा, प्रोटॉन पंप का काम करेगा जो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से थाइलेकोइड की ल्यूमन में भेजता है, और वो काम किसने किया था, साइटोक्रोम B6F ने किया था। तो प्रोटॉन पंप कौन हो जाएगा, साइटोक्रोम B6F। प्रोटॉन ग्रेडियंट किस किस के बीच में, कमेंट करके बताओ। एंड ATP सिंथेटेज जिसकी 2 यूनिट होती है, CF नोट CF1। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पंप और ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड टू क्रिएट ए ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलेकोइड ल्यूमन, प्लस थाइलेकोइड की ल्यूमन में, थाइलेकोइड की ल्यूमन में हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए कह रहा है एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी इज यूज्ड। अब ये एनर्जी कहां से आई, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी इसमें, फ्री एनर्जी इसमें यूज हो जाएगी, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के अंदर ये एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी। यानी प्रोटॉन की जो पंपिंग है स्ट्रोमा से थाइलेकोइड की ल्यूमन में, तो वहां पे वो फ्री एनर्जी यूज हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन के डाउनहिल ट्रांसपोर्ट से निकली है। ATP synthetase has a channel which allow diffusion of proton back across the membrane. This release enough energy by activating ATP synthetase, which catalyze formation of ATP, and this is a kind of coupling reaction. तो फ्री एनर्जी के साथ साथ ATP दूसरी कहां पे बनेगी, फ्री एनर्जी के साथ साथ ATP बनेगी ये CF नोट से। जैसे CF नोट से प्रोटॉन निकलते हैं तो CF1 एक्टिव हो जाता है, CF1 एक्टिव हो जाता है तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ के ATP बना देते हैं, तो इससे सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जो है निकल जाएगा। तो ये कपलिंग रिएक्शन हो गई। कपलिंग का मतलब होता है
movement of hydrogen via ATP synthase is coupled with formation of ATP from ADP. NADPH produced by movement of electron and ATP will be used immediately in biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for carbon dioxide fixation. कह रहा है जो NADPH बनेंगे और जो ATP बने ग्रेडियंट बना रहे। मतलब जो डार्क रिएक्शन होती है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यानी एटीपी NADPH के ऊपर ये प्रोसेस डिपेंड होती है। एटीपी एंड NADPH अलोंग विद CO2 एंड H2O, ठीक है, तो यानी इनके साथ CO2 और H2O की रिक्वायरमेंट भी होती है किसको, डार्क रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड? If immediately after light become unavailable, then biosynthetic process continue for some time then stop. यानी जब लाइट देना बंद कर दिया, लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज हो गया। जब सारा प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज हो गया, मतलब जैसे लाइट रिएक्शन हो रही थी, हमने लाइट देना बंद कर दिया, तो लाइट देना बंद कर दिया तो नया प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। नया प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, आगे डार्क रिएक्शन चलनी बंद हो जाएगी। तो यानी पहले वाला प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं हो जाएगा डार्क रिएक्शन में, तब तक तो लाइट बंद करने के बाद भी डार्क रिएक्शन होती रहेगी स्ट्रोमा में, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता रहेगा स्ट्रोमा में। लेकिन जैसे ही हमने काफी देर तक लाइट दिया ही नहीं, तो लाइट रिएक्शन का नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, नया प्रोडक्ट नहीं आएगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। तो इससे ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत होती है। इफ लाइट इज मेड अवेलेबल देन सिंथेसिस ऑफ स्टार्ट अगेन। अगर लाइट फिर से प्रोवाइड कर दी जाए, फिर से डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फिर से कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द वर्ड डार्क रिएक्शन इज मिसनोमर बिकॉज इट यूज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर वर्ड है। CO2 इज कंबाइंड विद H2O टू प्रोड्यूस शुगर। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाती है, सुगर्स बनाती है, यानी ग्लूकोज बनाती है। इट वॉज इंटरेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट टू फाइंड आउट व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CO2 इज टेकन इनटू ए रिएक्शन। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन में, तो डार्क रिएक्शन में पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो साइंटिस्टों को बहुत समय लग गया ये बात पता करने में कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद। Just after the World War II, among the several effort to put radioisotope to beneficial use, one use of it was to find out first stable product form in dark reaction. यानी रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से जो एलिमेंट होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव बनाकर
एलिमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहां पे जा रहा है, कौन सा एलिमेंट कौन से टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है। तो यानी जो रेडियो आइसोटोपिक स्टडी है, यानी एलिमेंट के रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करने से हम उस एलिमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहां पे चल रहा है, कहां पे उसकी रिएक्शन जा रही है। तो जो रेडियो आइसोटोपिक स्टडी है, ये बेनिफिशियल यूज है वर्ल्ड वॉर II के बाद रेडियो एक्टिविटी का। हार्मफुल यूज क्या था इनका? हार्मफुल यूज था इनका रेडियो एक्टिविटी का, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर बम जो हैं, एटम बम जिसको आप बोल सकते हो, तो वो इसका हार्मफुल यूज है। तो बेनिफिशियल यूज क्या हुआ रेडियो एक्टिविटी का? कई सारी स्टडीज में रेडियो एक्टिविटी हमें काम आती है। ठीक है। वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन, ये साइंटिस्ट का नाम है। इट वॉज वेरी एग्जाम्पलरी यूज ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 बाय मेल्विन कैल्विन इन स्टडी ऑफ एल्गी फोटोसिंथेसिस लेड टू डिस्कवरी दैट फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट वाज ए 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। यानी इन्होंने कार्बन 12 का नहीं बल्कि कार्बन का जो 14 आइसोटोप होता है, यानी कार्बन के वो एटम जिसका मास 14 होता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव कार्बन का उन्होंने इस्तेमाल किया एल्गी फोटोसिंथेसिस में, और उन्होंने पता लगाया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में, यानी डार्क रिएक्शन में, वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है। और जिसका नाम क्या होता है? फोस्फोग्लाइसरिक एसिड, यानी फोस्फोग्लाइसरेट। ही प्लेस क्लोरेला इन ए सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट। उन्होंने क्लोरेला को बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में रखा, और इसके अंदर जो कार्बन था वो था कार्बन 14। आफ्टर एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन एल्गी इट वाज फाउंड टू कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन 14 इन एल्गी। तो उन्होंने देखा कि जो एल्गी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो बने उसमें कार्बन 14 आ गया है। तो इस तरीके से रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करके इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि फोटोसिंथेसिस में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है। He also contributed to working of complete biosynthetic pathway, इसलिए इसको बोला जाता है कैल्विन साइकिल। और वो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है 3 कार्बन का, उसका नाम था 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। साइंटिस्ट ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2। नहीं, वेदर एनी प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट। कह रहा पहला कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में क्या सिर्फ 3 कार्बन का कंपाउंड ही बनता है? पता चला नहीं, कुछ प्लांट के अंदर 4 कार्बन का कंपाउंड भी पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में, और उसका नाम था ऑक्सैलो एसीटेट। तो जिन प्लांट के अंदर 4 कार्बन का कंपाउंड पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में, तो उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। जिन प्लांट के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में कैल्विन साइकिल में 3 कार्बन का बनता है, यानी ग्लाइसरिक एसिड बनता है, उसे C3 प्लांट कहते हैं। सो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज ऑर्गेनिक एसिड हैविंग 4 कार्बन। दिस वाज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी ऑक्सैलो एसीटेट। सो देन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन वाज सेड टू बी ऑफ 2 टाइप। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन है वो 2 प्रकार का है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाती है, और वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल का, उसमें 3 कार्बन है और कुछ में 4 कार्बन है। यानी रिएक्टेंट प्लस CO2 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्लस CO2 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट। तो जिसमें 3 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसे C3, जिसमें 4 कार्बन का बनता है उसे C4 पाथवे कहते हैं। Now, what is the primary acceptor of CO2? CO2 का primary acceptor क्या है? Ask yourself a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. एक बात बताइए कि भाई ये है CO2 और ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, और यहां पे बना पहला स्टेबल प्रोडक्ट, और हमें पता कि स्टेबल प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। तो बताइए कि जो ये रिएक्टेंट है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, इस रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन होंगे? तो कोई भी लेमन लैंग्वेज से बता सकता है कि सर प्रोडक्ट
3 कार्बन, तो 3 कार्बन गुना 2, तो 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट। ये वाली बात पता चलने में बहुत समय लग गया साइंटिस्टों को। फर्स्ट प्रोडक्ट वाज ए C3 एसिड, प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 3 कार्बन, यानी ये रिएक्टेंट जो है, ये इसी को हम क्या कह रहे हैं, इस रिएक्टेंट को ही हम कह रहे हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, यानी जो रिएक्टेंट है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, जिसने पहली बार CO2 को पकड़ा है, यानी ये जो रिएक्टेंट है जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जिसने पहली बार CO2 को पकड़ा है और बन गया प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला, ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर या जो रिएक्टेंट है, इसमें कितने कार्बन हैं? तो देखने से लगता है 2 कार्बन है, बट 2 नहीं 5 होते हैं। Scientists spent many years in trying to identify a 2 carbon compound before they discovered 5 carbon RUPP। बहुत समय लगाया इसको फाइंड आउट करने के लिए 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, लेकिन आइडेंटिफाई होना ही नहीं था, क्योंकि तो 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, और इस 5 कार्बन के कंपाउंड का नाम होता है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो यानी ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है प्राइमरी एक्सेप्टर। तो 2 कार्बन का ढूंढ रहे थे, होता ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? तो ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब 6 कार्बन के बाद प्रोडक्ट कितना बना? 3 कार्बन। इसका मतलब 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट तो बन नहीं सकता, 2 बनेंगे, इसीलिए 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं 3 कार्बन के। फाइनली द स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली शो अ सेप्टर मोलिक्यूल वाज ए 5 कार्बन कीटोज सुगर, और ये कीटोज सुगर का नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट या राइबुलोज बिसफॉस्फेट,